जो चरित्र था ब्यूरोक्रेसी का, वो अब आपके ऊपर सर पे चढ़ से आपको नचा रहा है पूरी विधायिका को, और आप लगातार विधायिका के संरक्षा सुरक्षा और उसके सम्मान को बचाने के लिए युद्ध छेड़ रहे हैं। फिलहाल बोलने के स्तर में तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो आपके साल पे 5 साल तक आपने विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर देखा, आपको नहीं लगा कि उस विधायकों को बचाने के लिए जो क्रूर ब्यूरोक्रेसी है, उसका जो लगातार निरंकुश चरित्र होता जा रहा है, उसको रोकने का कोई तरीका आपने खोजा? सुरक्षा प्रशासनिक आयोग की बात छोड़ दिया, वो नाटक है, आप भी बहुत अच्छे से जानते, चाहे पुलिस सुधार आयोग हो चाहे प्रशासनिक सुधार आयोग हो। मैं आपसे जमीनी बातचीत करना चाहता हूं, एक जमानी व्यक्ति से बातचीत करना चाहता हूं जिसका नाम हृदय नारायण दीक्षित है। हृदय नारायण दीक्षित ने क्या ऐसा कोई एक भी प्रयास किया जो ब्यूरोक्रेसी के उस निरंकुशता को, उनके लगातार भ्रष्टाचार पे? तौर स्थिति यह है कि अब स्थिति में यहां तक कहा जाता है कि एक एक आईएएस के पास 1,000 करोड़ रुपए है। आपके पास रहने का एक ठिकाना, एक खूटा तक नहीं है, एक खूटा भी नहीं है आपके पास। आप कहां हैं, वो कहां है? आप राजा हैं, आप नाली के किनारे बैठे हुए हैं। एक वो बैठा हुआ है, एक नौकर आपका जिसको लोक सेवक है, वो उसको प्रकर्ष पर पहुंचता जा रहा है। उसने ऐसा औरा अपना बना दिया है कि आप उसके सामने बहुत मौने होते जा रहे हैं। इसके लिए सभी लोग इसके जिम्मेदार हैं। आप जिम्मेदार हैं? मैं दोहरा दूं कि ब्यूरोक्रेसी संवेदनशील नहीं है। भारत का संविधान बन रहा था तो देश की नौकरशाही के बारे में भी चर्चा हुई जी। और तमाम सदस्यों ने खड़े होकर कहा कि इनका चरित्र ठीक नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का, और इनका आचरण भी ठीक नहीं है, ये लोग बात भी नहीं करते। अब जो हम भविष्य का भारत बनाएंगे अपना संविधान, तो उसमें इस तरह की नौकरशाही नहीं होगी। अनेक सदस्यों ने इस तरह की बातें की। उसमें तत्कालीन गृह मंत्री थे माननीय सरदार पटेल, तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत कठिन समय में इनके साथ काम किया है और ये लोग ब्रिटिश सत्ता के पक्षधर रहे हैं, लेकिन ये हम लोगों के साथ इनका बर्ताव अच्छा रहा, तो इसलिए ढांचा यही रहेगा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि उस पूरे ढांचे को बदलने से फायदा हो जाता, उस समय बदल जाता अगर, या फायदा ना होता, क्योंकि उतना व्यापक हमारा कोई अनुभव नहीं जी। लेकिन जो नौकरशाही जिसका हमने जो इंस्पायरेशन ग्रहण किया है ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन की भी नौकरशाही अपनी है और सारी दुनिया के लोग उस नौकरशाही का सम्मान करते हैं, उदाहरण देते हैं। यहाँ पर वहीं से आई थी पूरी नौकरशाही, लेकिन वो यहाँ आई थी ये देखने कि हमारा शासन कितना मजबूत चल रहा है। वहाँ उनकी जो सिविल सेवा है वो देश के जनता के काम करने का काम करती प्राथमिकता के साथ, और जो उनके द्वारा बनाई गई ब्यूरोक्रेसी यहाँ आई थी उसका सीधा संबंध उनके हितों से था, अंग्रेजों के हितों से। और एक चीज उदाहरण की दृष्टि से बड़ी उपयोगी मुझे जान पड़ती है कि जब आईएएस अधिकारियों की आईसीएस कहते थे, तो एक खेप चली वहाँ से यहाँ भारत के लिए, तो ये माना गया कि ये भारत के बारे में ठीक से नहीं जानते, और बगैर ठीक से जाने किसी डेमोक्रेटिक स्टेट में सत्ता नहीं चल सकती जब तक वहाँ के लोगों के मनोभाव न मालूम हो। तो ब्रिटिश सरकार ने मैक्स मुलर को बुलाया। मैक्स मुलर जर्मनी के विद्वान थे और भारतीय संस्कृति के, भारतीय दर्शन के, गीता के, ऋग्वेद के सबके जानकार थे। उनको बुलाया गया कि आप इन जो बच्चे जा रहे हैं भारत शासन करने, इनको भारत समझाओ। तो मैक्स मुलर ने क्लास लिया और वो संकलित हुआ एक किताब के रूप में, व्हाट इंडिया कैन टीच अस, भारत हमको क्या क्या सिखा सकता है। तो भारत का ज्ञान, भारत की परंपरा, भारत का विवाह, सारी प्रथाएं, ये सब भारत की बहुत प्रख्यात हैं, अच्छी हैं। ये मैक्स मुलर ने उनको बताया और कहा इस आधार पर आप आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में कई प्रशासनिक सुधार आयोग बने, सबने रिपोर्ट दी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। और जो आप बता रहे हैं कि इनका काम आदर्श नहीं है, ठीक नहीं है, तो नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा निकृष्ट है।
अब उसी का मैं सरल कर रहा था। नहीं, सरली की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे निजी अनुभव है कि ब्यूरोक्रेसी इतनी क्रूर, जैसे अमेरिका में एक बच्चे को गोली मारी जाती है तो पूरी पुलिस बल घुटने पे बैठ करके उसके लिए माफी मांगता है। हमारे यहाँ जिलों में घुटने में गोली मारी जाती है। ये जो चरित्र है हमारा ब्यूरोक्रेसी का, ये टोपिक्रेसी का, तो मैं कह रहा हूं ये नृशंस है और ये आम आदमी के हित में बिल्कुल नहीं है। बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा, चाहे लेखपाल हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चाहे दरोगा हो, सिपाही हो, होमगार्ड हो या एसपी हो, चाहे डीजीपी हो। मैं यहां तक कहूंगा कि एसटीएफ की जो बातचीत हो रही है सीधे उस पर आरोप लग रहे हैं पैसा लेकर के घूस करना या पैसे दबा देना का। ये क्या इसे आप देखिए, आप खुद जमीन से हैं। पूरे दिवाली पूरे के दौरान जितने छापे होते थे वो जुआ के, वो इस बार एक भी नहीं हो रहे। केवल एक हुई बनारस में, जहां पर एक वीडियो जारी हुआ बैग लेते हुए जा रहे। ये चरित्र है हमारा ब्यूरोक्रेसी का। ये बनाया आपने ब्यूरोक्रेसी। आपके जो ये कथन कहे या आरोप कहें, ये विचार नहीं है। और मेरा अपना अनुभव मंत्री के रूप में, मेरा अपना अनुभव मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में एक जैसा है। वही जानने तक क्या है कि संवेदनशील नहीं हुए। अभी हमारा दैनिक जागरण में 3 सप्ताह पहले लेख छपा था जी, और ब्यूरोक्रेसी ही मुख्य उसका विषय थी जी। तो उसमें ये बहुत स्पष्ट रूप से मैंने कहा है और आपके सामने भी दोहरा रहा हूँ कैमरा पर कि वो संवेदनशील नहीं है अपने काम के प्रति। और चूंकि संवेदनशील नहीं है तो जो संवेदनशील नहीं होगा वो तो फिर काम कैसे करेगा। काम उनका बड़ा है, जिम्मेदारियां बड़ी हैं। आपकी जो शैली है बोलने की ना, चूंकि आप पढ़े लिखे आदमी तो शाइस्तगी से बातचीत करता है। यही बात अगर मैं कहूं ना तो वो कहूं जो बच्चों के, जो छोटे नन्हे बच्चे होते हैं, दूध मुहे बच्चे, उनके पोतड़ों को धो करके आप फिर टांग दिया। तो ये स्थिति तो शाइस्तगी से के ऊपर करके हम लोग यथार्थ पर बातचीत नहीं कर सकते क्या? यथार्थ तो बातचीत हो रही। कहाँ कर रहे हैं वैसे? क्योंकि देश में विषयांतर नहीं होगा ज्यादा जी। देश में पिछले 2-3 साल में शब्दों के प्रयोग पर ज्यादा टंटा हो रहा है। किसी ने कुछ बोल दिया, पूरा देश और सारे दल उसके पीछे पड़ गए। किसी ने दूसरा बोल दिया। तो बार बार ऐसा लगता है कि हमारे पास तमाम समस्याओं को प्रकट करने के लिए वास्तविक शब्द और वाक्य इनका अभाव है। तो मैं अपनी बात तो रखता हूँ, लेकिन रखते समय मेरे ध्यान में आता है कि शब्द संयम न टूटे और जो हमारे शब्द हों वो यथार्थ को तो प्रकट कर दें। जन विप्लव होता है आपके शाइस्तगी से नहीं होता है, अपने मनोभाव से निकलता है। मैं जो बोल रहा हूं वो मेरी ही नहीं है। हम एक आम आदमी की पीड़ा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा निजी कोई लाभ नहीं है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसलिए मैं उस चीज को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से देखना चाहता हूं और आपके जवाब में आपके मनोवृत्ति को समझना चाहता हूं उसी तरह पे, क्योंकि आप इस समय सबसे ज्यादा वरिष्ठतम नेताओं में से एक उस तरीके से पितामह है पूरे समाज के। 3-4 पीढ़ी उससे नीचे हैं आपके अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं बोलने लगेगा। बिल्कुल ठीक कहते हैं। जी। मैं दोहरा दूं कि ब्यूरोक्रेसी संवेदनशील नहीं है जी। और उसका जो सबसे आदर्श उदाहरण हो सकता है कि ज्यादातर जिलों में विकास कार्य कराने के लिए सीडीओ नाम की एक संस्था है जी। और विकास कार्य पूरा कराने का जिम्मा उसका है जिलाधिकारी के साथ। जी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार बहुत ठीक से बजट भेजती हैं और बजट का वहाँ लागू होना, नहरें, जैसे नहर का बजट गया तो नहरों की सफाई, पीडब्ल्यूडी का गया तो नया निर्माण, ये सब समय पर पूरे नहीं होते और जो बजट है वो बिना प्रयोग किए ही धरा रह जाता है या कागज में हो जाता नहीं। और धन जब नहीं खर्च करते धन बचा रहता है, बहुत धन लौट जाता है, बहुत धन रोक लेते हैं दूसरे योजनाओं में। और ये काम करने के लिए उनके सामने कोई कठिनाई नहीं। जो हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं तो कोई उनके सामने अड़ंगा नहीं डाल रहा, जैसे विधायकों से उनकी नहीं पड़ती, हमारी में नहीं पड़ती ब्यूरोक्रेसी से। हमारी कई अधिकारियों के साथ बातचीत हुई पहले, इधर तो नहीं, साल भर से हुई
तो उन्होंने खुद ही टोका कि आप बहुत खिलाफ हैं क्या ब्यूरोक्रेसी के। तो हमने कहा मैं खिलाफ नहीं, मैं सही कहता हूँ। और मिलने में, बात करने में सब तरफ ऐसा नहीं लगता कि कहीं से वो हमारे अपने समाज के प्रति संवेदनशील हो। तो ये विषय जब उठते हैं तो प्रशासनिक सुधार आयोग बनते हैं बार बार, और कई प्रशासनिक सुधार आयोग बने, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन ठीक नहीं हुआ। एक छोटी सी बात ध्यान में आ गई जो आप जानते हैं पहले से, तो हमारे यहाँ से और भारत सरकार की तरफ से भी समय समय पर एक पत्र दिया जाता है, संसदीय कार्य विभाग उसको भेजता है सबके पास कि शासन के संज्ञान में आया है, ऐसा पत्र होता है कि माननीय विधायकगण या सांसदगण आपसे मिलने आते हैं, सम्मान नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता और उनको सुसंगत उत्तर नहीं मिलता। ऐसा कागज जाता रहा। जब हम एमएलए हुआ करते थे, आप वहाँ अटेंड करते थे विधानसभा जी, ऐसा हर बार आता रहा। और सन 60 या 67 से सब ये चल रहा। इधर 3-4 बार संसदीय कार्य ने फिर जारी किया, और छोटी सी बात है कि विधायक जाए तो वो खड़े हो जाएं। कैसे हैं सर? उसके बाद बैठ के अपना काम कर दें, जो काम करने लायक है वो कर दें, जो काम करने लायक नहीं हो ना करें। लेकिन जब यहीं से गड़बड़ है और प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता, तो कोई कह सकता है कि ये योगी जी की सरकार का है। मैं कह रहा हूँ योगी जी की सरकार का नहीं, जो पूरी सरकारें हैं भारत। आज से 15 साल पहले सुल्तानपुर की एक डीएम हुआ करती श्रीकला, पूरे कार्यकाल में उसने किसी भी विधायक को अपने मीटिंग में नहीं मिलने बुलाया, और न विधायक उनके पास गया। जो भी गया भी उसको बहुत बेइज्जत किया गया था। तो ऐसा नहीं कि उस योगी ही पूरी अराजकता फैला रहे हैं, उसके पहले भी यहां भी हो चुका। नहीं, किसी मुख्यमंत्री का किसी अधिकारी या कर्मचारी के दुर्व्यवहार पर मुख्यमंत्री को हम सीधे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कोई मुख्यमंत्री तो कहता नहीं कि आप न खड़े होइए या खड़े होइए। मुख्यमंत्री की या हम लोगों की विधानसभा अध्यक्ष की या और जो पदधारक हैं, उनकी जिम्मेदारी तो है सब कुछ ठीक करने की। कितना कुछ ठीक होता है, आपके जो मन में भाव हैं वो बहुत लोगों के भाव हैं। कैसे उनसे कैसे उबरा जाए? क्योंकि आप जब बेईमानी करता है अफसर तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो अभय सिंह है बुलंदशहर में, उसके घर से, सरकारी मकान से, बंगले से 49 लाख रुपए बरामद होता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, फिर नहीं पोस्टिंग है। एक किंजल सिंह यहाँ पर गुंडागर्दी कर चुकी हैं लखीमपुर में, वो उन्होंने जंगल मंगा करना शुरू किया, शराब पर उनका आरोप था। उन्होंने आलोक रंजन ने जितनी पराकाष्ठा थी बेईमानी पर उतनी कर दी, उन्होंने अराजकता पैदा कर दी। ऐसा लगता है कि मोहल्ले के गुंडे की स्थिति बना दी। ये उस पर सरकार ने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। ऐसी स्थिति में ब्यूरोक्रेसी को रोकने और विधायकों के सम्मान को बचाए रखना, आम आदमी की आवाज जो उठाते हैं उनको कैसे संभाला जा सकता है? ये मैं जानता हूं इसको 10 मिनट में की बातचीत में हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन किस स्तर से शुरुआत कैसे हो जाए? अगर आज ही मौके पे हम नहीं मिलेंगे तो शायद इसके बाद हम लोगों को कभी मौका नहीं मिलेगा बातचीत करने का। हाँ ठीक है, आपकी बात ठीक है। कैसे रोका जा सकता है? वो रोका जाए न अलग मुद्दा है, लेकिन विधायकों का सम्मान कैसे प्रकृष्ट तक पहुंचाया जाए, वो सर्वोच्च है संविधान में। विधानसभा का मंच इस दृष्टि से बड़ा उपयोगी है कि हम विधायी कार्य से जुड़े किसी भी मामले में जी किसी भी अधिकारी को बुलाते हैं जी, सवाल जवाब करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, उसका पक्ष सुनते हैं। तो ऐसा तो बहुत ठीक से चल रहा है इस समय भी, और इसकी पिछली सरकार में भी चल रहा था। लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी का मामला है, हम नहीं मानते किसी एक सरकार का दोष है। ये बड़ा लंबा, बड़ा पुराना रोग है। वो भी तो है कि कलराज जी को बुलाया के मामले में इंजीनियर्स एसोसिएशन को बुलाया गया वहां पर, और वो रोए थे वहां पर कलराज में, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई थी। इसके पहले भी दो घटनाएं हो चुकी हैं। तो आपके बुलाने का कोई फर्क पड़ा? ये ठीक वही है कि अवमानना पर हाईकोर्ट ने बुला लिया तो फिर दिन भर वहां बैठे रहे। ये क्या निदान है? अभी इसी साल की बात है शायद, या थोड़ा पहले की होगी, पुलिस के लोगों ने जब पिटाई की थी बहुत पहले एक विधायक की, कानपुर के विधायक जी। तो मामला चल रहा था, विधानसभा ने उनको बुलाया विधानसभा के भीतर। घटना मालूम होगा आपको जी।
तो विधानसभा के भीतर बुलाया और उनको दंडित किया गया, सजा सुनाई गई कि जब तक कोई सायंकाल का शायद समय तय हुआ था कि उतनी देर तक ये हिरासत में रहेंगे। तो विधानसभा चाहे तो बड़ा दंड दे सकती है। अब कहाँ हुआ? मैं लखीमपुर में विधायक को सरेआम बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने थप्पड़ मार दिया, बुरी तरीके से सड़क पर के मार दिया, और सरकार ने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। किस पर? जो लखीमपुर में विधायक था, अभी साल भर पहले घटना है, 6 महीने पहले। तो थप्पड़ उसी ने मारा? जी, उसे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मार दिया। तो इसमें तो कोई नौकरशाही तो इन्वॉल्व नहीं थी। एक्शन होना चाहिए ना, सरकारी के स्तर पर होना चाहिए। हुआ क्यों नहीं हुआ अलग मुद्दा है, लेकिन कि कानून का राज्य है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? कानून अगर नहीं हुआ है तो ब्यूरोक्रेसी की ही तो कमी है। तो अगर आप उसको छूट देते रहेंगे तो यही स्थिति होगी। हाँ, लेकिन हम लोगों को आशावादी बने रहना चाहिए जी कि ठीक होगा धीरे धीरे। जी और आयोग आएंगे और इस तरह की समस्याएं आएंगी जी। लेकिन इस सबके बावजूद ब्यूरोक्रेसी के बारे में जो आम जनों के, गरीबों के और जो एक्टिविस्ट हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हैं, जी जी, मेरे विचार वही है जो उनके हैं। जी जी। मैं उनसे अलग कोई आदर्शवाद नहीं सोचता। हम फिर दोहरा रहे हैं कि जो जी किसी गरीब किसान के मन में बात है कि डीएम ठीक नहीं। जी जी। कई घटनाएं हुई हैं, योगी ने बहुत गंभीरता के साथ बहुत है। और हमारे अपने कार्य, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो आरोप है वो भी हवा में है, ऐसा भी नहीं है। ये भी है कि हर चीज पर समाधान नहीं हो सकता, ये भी है। नहीं, लेकिन ऐसे जो हमारी आपकी बातचीत है जी, इस तरह की बातचीत से भी सामाजिक वातावरण बदलता है। जी बिल्कुल। तो किसी राजनेता को बैठाकर और उससे जनहित की बातें कराना एक अपने आप में पवित्र अनुष्ठान है। जी जी। मैं उसी अनुष्ठान पे बातचीत करना चाहता हूं। आप 5 साल तक आपने सदन को चलाया और बहुत सम्मान के साथ और बहुत पूरे शुचिता के साथ बन गए। अभी सतीश महाना जी ने एक अतुल प्रधान को पूरे सत्र के लिए कर दिया। यहाँ तक तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी हैसियत दिखाओगे तुम तो बता देंगे। ये क्या था पूरा? अखबार में हमने भी पढ़ा था। हाँ। और हमारी बात तो नहीं हुई माननीय महाना जी से, नहीं तो वो वास्तविक स्थिति बताते कि क्या परिस्थिति रही। चर्चा यहां तक हो रही है जैसे कि झांसी में जो बच्चों की मौत हुई है मेडिकल कॉलेज में, उस पूरे मामले को दबाने के लिए, या जो बिजली निजीकरण को लेकर हो रहा है इस पूरे मामले को दबाने के लिए ये पूरा प्लान किया गया। और क्या दोषी था कौन नहीं था, लेकिन जो हुआ ये बहुत ही शोभनीय नहीं दिखाई पड़ता है। कैसा लगता है आपको? सदन तो विचार व्यक्त करने की जगह है जी। और ये बात हम बहुत जब से विधायक हुए पहली बार 85 में, तब से अब तक लगातार कह रहे हैं कि सदन में जितनी शालीनता अधिक से अधिक हम बरत सकते हैं। क्योंकि सदन में जो 400 साढ़े 400 लोग बैठने आते हैं तो उनमें से कोई वहां सुनने नहीं जाता, सब बोलने जाते हैं। पूरे हाउस में सब तरफ देखिए, सब बोलना चाहते हैं। वो इसलिए ना क्योंकि जब पूरा माहौल ही आक्रामकता पे है तो आदमी बोलेगा जरूर। हाँ, ठीक बात है। सबके पास अपनी समस्याएं हैं, अपने क्षेत्र की समस्याएं हैं, तो उसको बोलने का समय मिले। और जो आदमी बोल रहा है उसका निदान करने के लिए ये कहना कि आपके गले की खराश हम ठीक कर देंगे, गोलियां रखवा देंगे, ये बहस का तरीका तो नहीं हो सकता। और विधानसभा अध्यक्ष मैं रहा हूं और हम वहां के किसी मसले पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं, क्योंकि मैं वही रहा हूं। जी जी। उसके पहले जो होता रहा है और भविष्य में भी वही होता रहेगा, उसकी गंगा उसी तरह बहता रहेगा, ये भी तो नहीं जो कटान हो रही है उसको भी देखना भी तो जिम्मेदारी है। आपकी ये बात पूरी तौर पर सही है जी। और मैं फिर एक बात कहूंगा जी कि आशावादी बने रहना और निराश न होना बिल्कुल ये सबके लिए मार्गदर्शी है। फिर वापस आते हैं, जरा बताइए कि ब्यूरोक्रेसी में आपका निजी अनुभव क्या रहा? ये तो सवाल बड़ा सुंदर आपने पूछा है और हम इसी पर लिखना चाहते थे किताब। अरे तब तो बहुत बढ़िया, तो प्रीफेस कर लीजिए। ये तो प्रीफेस बहुत अच्छा भाई साहब। अपनी जो हमारी घटनाएं हैं
ऐसी घटनाओं के बारे में मेरे मन में था कि मैं सब लिखूं हाँ, कि कहाँ पर यहाँ स्टेट लेवल पर किसी अधिकारी से बात हुई तो क्या हुई, जी, और वहाँ गांव लेवल पर बात हुई तो क्या हुई। तो मैं जल्दी जल्दी में 2-3 बातें बता रहा हूँ जो मज़ेदार भी हैं और गंभीर भी हैं। जी, तो मैं विधायक नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ का बड़ा नेता था, और अखबार के लोग, पत्रकार लोग हमको बड़ा सम्मान देते। तो मैं एक काम पड़ा तो मैं पूर्वा थाने गया रात में 11 बजे। तो वहाँ मुंशी जी लिख रहे थे, लालटेन जलाए, तब बिजली नहीं थी वहाँ पर। मैंने सबको नमस्ते किया। तो वहीं पर एक कुर्सी रखा खाली उनके पास थी जो मुंशी जी लिख रहे थे, तो मैं उस कुर्सी में बैठ गया। तो उन्होंने, मुंशी ने हमसे कहा कि अभी कुर्सी में क्यों बैठ गया। तो हमने कहा हम खड़े हो जाते हैं, तुमको आपत्ति है। तो कहा आप आपत्ति की बात करते हो, जानते नहीं हो किसकी कुर्सी है। तो हमने कहा कुर्सी तो आप लोगों की होगी और किसकी होगी, कोई दूसरा आदमी तो यहाँ डाल नहीं जाएगा थाने में कुर्सी, लेकिन मुझसे गलती होगी, बैठना नहीं चाहिए। तो फिर फूटो, यहाँ क्यों आए हो। तब हमारे लोग जोर जोर बोलने लगे। तो मुंशी को इंस्पेक्टर ने पीछे कर दिया। तो मैं आज तक नहीं जान पाया कि हमने गलती क्या की थी। और धीरे धीरे ऐसा ही वातावरण बनता रहा। तो मैं मोरवा थाने का निवासी हूँ, मोरवा थाना क्षेत्र का। तो वहाँ तो 25 साल की उम्र से ही आना जाना होता रहा। तो वहाँ मैं मिलने गया, और बात ये थी कि मोरवा बस स्टेशन पर एक पान की दुकान थी, और पान की दुकान में शीशा लगा हुआ था। तो पान खाने वाले लोग शीशा की तरफ देखते थे अपना चेहरा। प्राय ऐसा होता है छोटी छोटी दुकानों में। तो थानेदार आया शाम को, उसने कहा ये शीशा हटाओ, बिना शीशा की दुकान चलाओ। वो गाड़ी लॉन्च कर गया। तो हम रात में पहुंचे उसके पास। तो हमने कहा भाई ऐसा क्यों करते हो। तो थाना अध्यक्ष ने कहा कि ये हमारा काम है, तुम कौन होते हो। तो हमने कहा हम यहाँ के रहने वाले हैं, इसलिए आपसे मिलने आए। कहा नेतागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी, और कोई भी दुकानदार पान का अपनी दुकान में शीशा नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा। तो हाक हुई। अब हमसे लड़ाई में अब सब वो कहें तो उनको मालूम था कि ये लड़ाई में मारपीट कर जाएंगे पुलिस पर ही। तो ऐसा एक बार नहीं हुआ, सैकड़ों बार हुआ। एसपी के पास कभी पहुंचे, एसपी नहीं सुना बदतमीजी की। न सुनना एक बात है, जैसे कोई हमारी बात न सुने तो हम केवल यही आरोप तो कहेंगे कि ये नहीं सुने, लेकिन ऐसा बोलने के पहले बदतमीजी कर जाए तो हमारे पास 2 इशू हो जाते हैं। फिर तो गड्ढा मारो। हाँ, कि बदतमीजी और उसके वहाँ काम नहीं। तो बहुत चला ऐसा व्यवहार का उनका हमारे। और हमको तो लगता है कि उनके जो मेरे साथ दुर्व्यवहार हुए हैं, तो उनका लेखा जोखा तो बहुत जटिल है, और किसी भी जवान के चित्त को दूषित कर सकता है। नृपेंद्र मिश्रा जी बहुत सीनियर IAS रहे, और इस समय अयोध्या का काम देख रहे हैं आंदोलन। हमारे यहाँ DM थे उन्नाव में। तो उस समय DM बड़ी भारी चीज़ हुआ करता था हम लोगों के लिए, अभी भी भारी होता है। और भारी इतना है कि दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में भारत के जिलाधिकारियों जैसे अधिकार किसी भी संस्था को नहीं। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, जितने पावर यहाँ है। तो उनके समय भी हमारी भेंट होती थी नृपेंद्र जी से। तब मैं साधारण कार्यकर्ता था, MLA नहीं था। तो हमने उनका वाला भी देखा कि रवैया जो जिलाधिकारी का होता वही था। तो कोई ऐसा नहीं दिखाई पड़ा कि किसी घटना को लेकर बड़ा चिंतित हो, बड़ा बेचैन हो, ऐसा नहीं मिला। राजनीतिक क्षेत्र में तो हम लोग मिलेंगे आपको, कोई हो सकता है कि पीकर मिल जाए, कोई गांव देहात में बैठा हो, लेकिन वो अपने 150 हज़ार लोगों के प्रति संवेदनशील होता है, जितने से उसका परिचय हो ना हो दूर तक।
तो समस्या तो बड़ी है जो आप उठा रहे हैं, ये विषय ब्यूरोक्रेसी वाला, ये बड़ा है और ये सबके मन को तकलीफ देता है। निदान नहीं है, निदान नहीं है कोई। निदान तो इसी विधायिका से, इसी एग्जीक्यूटिव से, इसी न्यायपालिका से निकलेगा।